तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में कल आपको लगभग 30 पैसे के आसपास की तेज़ी देखने को मिली है। कंपनी का स्टॉक जब सुबह ओपन हुआ तो आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, फिर बाद में कंपनी के स्टॉक में आपको एक सुस्ती देखने को मिली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और आप उस पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एक ट्रेडर हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं, दोनों के लिए दोस्तों ये वीडियो है। और दोस्तों, अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम ट्रेडर के लिए बात करेंगे कि ट्रेडर के लिए क्या अहम लेवल इस स्टॉक में निकल कर आते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो नीचे में एक छोटा सा हल्का सा स्पॉट निकल कर आता है, वो लगभग 48.60 पैसे के आसपास कंपनी का एक नीचे में स्पॉट निकल कर आता है। अगर मार्केट में एक फर्दर गिरावट देखने को मिलती है या मार्केट के सेंटीमेंट थोड़े बिगड़ते हैं तो आपको इस स्टॉक में लगभग 45.75 के आसपास के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये स्टॉक इससे नीचे जा सकता है, क्योंकि स्टॉक में ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि कंपनी के अब Q2 के 31 अक्टूबर को रिजल्ट आने वाले हैं। ऊपर में रेजिस्टेंस की बात करें तो कंपनी का ऊपर में रेजिस्टेंस लगभग 51.75 के आसपास निकल कर आता है। अगर कंपनी का स्टॉक 51.75 के आसपास के रुपीस को तोड़ता है, स्पॉट लेवल को तोड़ता है, तो आपको स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अब हम बात करेंगे दोस्तों, जिन्होंने भी स्टॉक को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से लिया है। तो मैं स्टार्टिंग से बात शुरू करूंगा कि इस स्टॉक में आपको किस तरह से, इस बैंक में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और आने वाले वक्त में बैंक ने कहाँ मेन फोकस रखा है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि बैंक का फोकस कहाँ पर है और बैंक कब स्टार्ट हुआ था। देखिए, जब आईडीएफसी बैंक है वो 2015 में फाउंड हुआ था, पर जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है ये कैपिटल फर्स्ट के साथ मर्जर होकर 2018 दिसंबर में लॉन्च हुआ था, फाउंड हुआ था। और जिसके सीईओ मिस्टर वी वैद्यनाथन जी, अगर आप वी वैद्यनाथन जी के बारे में नहीं जानते तो मैं ज़रा सा उनके बारे में बता दूं। उनकी एक कैपिटल फर्स्ट एनबीएफसी थी, जहां पर उनके ग्रोस एनपीए, जो क्योंकि एनपीए में ही बहुत मेन इंपॉर्टेंट और नेट एनपीए ही बहुत इंपॉर्टेंट थिंग होती है किसी भी एनबीएफसी और बैंक के लिए, जो कि अंडर 1% के आसपास थे। और ये जब इनकी कैपिटल फर्स्ट स्टार्ट हुई थी उसके एनपीए 4% से ऊपर थे। मैं इसलिए दोस्तों आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि ये सेम सिचुएशन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी है। और कई लोगों को लगता है कि वी वैद्यनाथन जी इसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं कर सके थे, और मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छे तरह से इन एनपीए को मैनेज करेंगे। जिस तरह से अगर हम वोडाफोन आइडिया के एक्सपोजर की बात करें तो कंपनी का जो वोडाफोन आइडिया पर एक्सपोजर था वो लगभग 3200 करोड़ के आसपास था। तो कोविड के टाइम में बैंक ने लगभग 1600 करोड़ के आसपास का प्रोविजनिंग वोडाफोन आइडिया के एक्सपोजर के लिए किया था, जिसमें से उन्होंने राइट बैक कर लिया था, जिसमें से अब इनका वोडाफोन एक्सपोजर में से लगभग 415 करोड़ के आसपास बच चुका है। पर आपको हमेशा एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जो अब वोडाफोन आइडिया को जो 4 साल का मोरेटोरियम दिया गया है, उससे जो वोडाफोन के पास 24,000 करोड़ के आसपास का हर साल फ्री कैश जनरेट होगा। तो वहाँ पर इस बैंक को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि इन बैंक जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक्सपोजर है वहाँ पर वो अपना पैसा ग्रैब, अपने पैसे को सारा रिकवर कर सकते हैं। और जो 415 करोड़ की इन्होंने प्रोविजनिंग की थी आने वाले क्वार्टर में, इसमें भी आपको एक राइट बैक देखने को मिल सकता है, या फिर ये जो इन्होंने प्रोविजनिंग की थी इस प्रोविजनिंग को किसी और बैड लोन में ये एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। वोडाफोन आइडिया की जो 4 साल का मोरेटोरियम दिया गया है, मुझे ऐसा लगता है जो उसका मेन बेनिफिट होगा वो सिर्फ और सिर्फ उन बैंक्स को होगा जिनका एक्सपोजर वोडाफोन आइडिया में है, और जिसमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की लोन बुक का सबसे ज़्यादा परसेंट, मतलब अगर उसके पीयर से कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा परसेंट लगभग 2.79 के आसपास कंपनी का एक्सपोजर था अपनी लोन बुक के हिसाब से वोडाफोन आइडिया में। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कंपनी के लिए मेन प्रॉब्लम क्या है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए जो मेन प्रॉब्लम है वो इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है, जो इन्होंने खुद नहीं बिल्ड किए, जो इनके पास पहले से ही आए हैं आईडीएफसी बैंक से, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन देता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज हैं।
अब इंफ्रास्ट्रक्चर जो इनके पास लोन आए हैं IDFC बैंक से, जो इन्होंने खुद नहीं बिल्ड किया, वो इनके लिए मेन प्रॉब्लम है। लगभग 22,000 करोड़ के आसपास इनके पास 2018 में इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन थे, जो अब कुल सिर्फ और सिर्फ 10,000 करोड़ के आसपास रह चुके हैं। पिछले 2.5 सालों में बैंक ने लगभग 12,000 करोड़ के आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को कम किया है, और इनका मानना है कि ये आने वाले 5 सालों में इस इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को, जिसकी वजह से इनके NPA और ग्रोस NPA में आपको एकदम उछाल देखने को मिला है, और आने वाले 5 सालों में ये इन इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को बिल्कुल नील कर देंगे, बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। और दूसरी के लिए जो मेन प्रॉब्लम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन के कारण इनके ग्रोस NPA इंक्रीज हुए हैं, इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट में कहा है जिनके नेट NPA हैं वो आने वाले वक्त में अंडर 1 के आसपास रहेंगे। कंपनी की कासा बुक की बात करें तो कंपनी की कासा बुक बैंक की कासा बुक लगभग मर्जर के वक्त 8% के आसपास थी, और इस वी वैद्यनाथन जी की जो बहुत ही शानदार स्ट्रैटेजी थी, इन्होंने बहुत ही अच्छे इंटरेस्ट रेट दिए थे अपने बैंक के। अगर आप सेविंग डिपॉजिट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी कासा बुक में भी एक ग्रोथ देखने को मिली है। फिलहाल जो कंपनी ने नंबर दिए हैं उसके अकॉर्डिंग कंपनी की 51.75% के आसपास की कासा बुक है, जो कि क्वार्टर 1 FY22 से इंक्रीज हुई है क्वार्टर 2 के लिए, क्योंकि पोस्ट रिजल्ट कंपनी ने अनाउंस कर चुकी है। कंपनी की जो रिटेल बुक की ग्रोथ है वो लगभग 10% के आसपास हुई है, कंपनी ने ऐसा दावा किया है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में के क्वार्टर 2 में कंपनी कैसा परफॉर्म करती है। अब हम जो वी वैद्यनाथन जी का दोस्तों, जो यहाँ पर मेन फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल ओरिएंटेड बैंक में है। अगर ये रिटेल ओरिएंटेड बैंक बनाने में बहुत सक्सेसफुल होते हैं तो आने वाले वक्त में आपको एक अच्छी तेज़ी IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक में देखने को मिल सकती है। आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए जिनकी मेन प्रॉब्लम है वो सिर्फ और सिर्फ इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन हैं। अगर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर लोन बिल्कुल डिक्रीज हो जाते हैं, बिल्कुल नील हो जाते हैं, तो आपको स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त री रेटिंग देखने को मिल सकती है। IDFC फर्स्ट बैंक में जो वी वैद्यनाथन साहब है उनका मेन फोकस सिर्फ और सिर्फ रिटेल बैंकिंग में है। आपको हमेशा आने वाले वक्त में इस बैंक के नेट NPA, ग्रोस NPA और जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, जो कि इनके HDFC बैंक से भी बहुत ज़्यादा हैं, लगभग इनके 5.75 के आसपास इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, क्योंकि जो ये अपने सेविंग अकाउंट्स पर इंटरेस्ट रेट पे करते थे लगभग 7% के आसपास, वो इन्होंने अब घटाकर लगभग 4% के आसपास ला चुके हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर पड़ेगा। तो आपको हमेशा IDFC फर्स्ट बैंक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन है उन पर पूरा ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से बैंक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर लोन को कम कर रहा है। कंपनी के जो काशा रेशो है वो बहुत ही शानदार है, कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो बहुत ही शानदार है। कंपनी की जो मेन प्रॉब्लम वो सिर्फ और सिर्फ ग्रोस NPA और नेट NPA में है। दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि आपको कंपनी के, अगर आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है कोई, देखिए IDFC फर्स्ट बैंक एक कंपनी बहुत शानदार है। कंपनी की जो स्ट्रेटेजी है, जो इन्होंने रिटेल बैंकिंग ओरिएंटेशन में इन्होंने एक मूव लिया है, वो एक बहुत ही शानदार है। पर मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा कि इस बैंक में रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, पर अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, लगभग देखिए इस बैंक में आपको अच्छी री रेटिंग देखने में शायद 5 से 6 साल भी लग जाए, पर जब री रेटिंग होगा तो एक बहुत अच्छी तेज़ी आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। इसलिए ये स्टॉक आपका बहुत ही ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर सकता है, इसलिए आपको स्टॉक में हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना चाहिए। पर अगर आपको होलसेल बैंक पसंद है, जैसे येस बैंक, ICICI बैंक और भी काफ़ी होलसेल बैंक है, अगर आपको ये पसंद है तो आपको इस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ रिटेल ओरिएंटेड बैंक है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, जितने भी दिग्गज बैंक हैं जिन्होंने अब तक के बहुत ही शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं, वो सभी बैंक सिर्फ और सिर्फ एक रिटेल ओरिएंटेड बैंक है। HDFC बैंक भी 55 से 60% के आसपास रिटेल ओरिएंटेड बैंक है, बाकी बचा हुआ वो होलसेल बैंक है। इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनका मानना है कि ये आने वाले जो क्वार्टर हैं, आने वाले साल हैं, उसमें 20 से 30% के आसपास ये अपना बैंक होलसेल बैंक रखेंगे, और बाकी का ये जो बैंक का पार्ट होगा वो रिटेल ओरिएंटेड बुक होगी, जो इनके फंडेड एसेट हैं। पहले दोस्तों ये क्या कर रहे थे, मान लीजिए जैसे ये सर्कल है, इसके अंदर इतना पार्ट होलसेल का है और इतना पार्ट रिटेल का है, ये अपनी जो फंडेड एसेट जिनकी लोन बुक है उसे इंक्रीज नहीं कर रहे थे, इसमें से ये होलसेल को माइनस कर रहे थे और रिटेल को इंक्रीज कर रहे थे, पर अब ये इसे भी इंक्रीज करने लग चुके हैं, जिससे कंपनी की बैलेंस
शीट ग्रो हो रही है, कंपनी में अच्छी ग्रोथ, मुझे तो आने वाले वक्त में अच्छी ग्रोथ नज़र आती है। पर ये स्टॉक आपका पेशेंस होल्ड कर सकता है। आपको इस कंपनी की, इस बैंक की इनर कोर देखनी पड़ेगी, इनर स्ट्रेंथ देखनी पड़ेगी। ऊपर के नंबर देखने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको कंपनी की मैनेजमेंट की जो इनकी मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है उस पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर एक अपडेट हमारे चैनल से मिल सके। अगर अब तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट स्टॉक मार्केट के बारे में मिल सके। और अगर अब तक आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाइए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक चैनल, हर एक चीज़ पता लग सके। धन्यवाद दोस्तों।